हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब अभी तक हम लोगों ने यूपी असिस्टेंट जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन करवाई थी। अब हम लोग जो 28 नवंबर को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस पेपर करवा देते हैं, ठीक है। तो आज हम करवाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग साइंस के और ईवीएस के और मैथ्स प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों लेवल्स के मास्टर वीडियो कंपाइल करके 2019 से 2011 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपके तैयार सॉल्व करवा चुके हैं, जो आपकी मास्टर वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगा और सेपरेट फॉर्म में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले होता है आपका जो टेट, जो आपका यूपी टेट है या सी टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। तो उसके आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी लेवल में भी और जूनियर लेवल दोनों लेवल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2019 से लेकर 2011 तक प्राइमरी के और ऐसे 19 से लेकर 11 तक जो आपका जूनियर है उसके हम लोग सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए जो आपके लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जो हमारा लेवल है वो बढ़ रहा है और हमने अभी इस एग्ज़ाम में देखा, तो आप लोग जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपने लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स में तो वही चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कि लर्निंग थ्योरीज़ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाते पढ़ाते उसमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है और इसलिए आप लोग प्रीवियस पेपर जल्दी से पढ़कर और फिर आगे अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हमें बताया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ों के बीच में हमारी पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट चलता है, जिसमें क्या हो जाता है टीचर और आपका चाइल्ड और दूसरा उसकी कहाँ पे वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे देना है कि वो चाइल्ड के लिए ही बेस्ट हो, ठीक है। उस पर हमें किसी तरह का पनिशमेंट और कुछ भी नहीं करना है। इसमें ज़्यादातर तो हमारे जो होते हैं वो हमारे आईक्यू पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर लें, उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें इसमें कहा है कि अगर कोई हमें प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है यानी कि वो नॉर्मल से हट कर है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए उसे, फ़ौरन ही हमें क्या कर देना चाहिए कि कहना चाहिए तुम बेकार हो और तुम क्लास छोड़कर चले जाओ, ऐसा करना चाहिए। तो हम रिमूव करना सीखेंगे ऑप्शन को, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें हमें क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं उनको रिमूव करना आना चाहिए ताकि हम अपना बेस्ट आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे एज ए टीचर कि हम कहें बेटा आप बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप घर वापस चले जाइए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए यानी कि इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। अब जब बात आती है थर्ड, बच्चे को दंड देना चाहिए, पनिश करना चाहिए, तो कभी भी बच्चे के लिए दंड की बात नहीं की गई है, पनिशमेंट की बात नहीं की गई है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ से हट जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए यानी कि प्रोवाइड काउंसलिंग टू चाइल्ड, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को समझना चाहिए कि वो बच्चे में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है। उससे जब हम बात करेंगे, बात करके हमें पता चलेगी प्रॉब्लम, तो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं हम कि वो जिस भी चीज़ को लेकर है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे परेशान हो जाते हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ज़िद आ जाती है उनमें। तो हमें क्या करना है, उनको काउंसलिंग करना है और उनको बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको प्रॉपर काउंसलिंग देकर उनको ठीक करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य संबंधित हैं यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोगों का बच्चों का जो होता है वो पूरा सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट डिपेंड करता है, वो किससे रिलेटेड है। क्या वो सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या ऑल राउंड डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें दिमाग का, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम सीधा कहेंगे कि ऑल ओवर यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ से उसका पूरा सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिल जाए इसलिए दोनों लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, इसलिए हिंदी वाले अपना पोर्शन समझ लें और इंग्लिश वाले अपना, ठीक है। को करिकुलर
की एक्टिविटी की बात आएगी तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल, इमोशनल जितने भी होते हैं डेवलपमेंट हर तरह का होगा। इसलिए हमेशा को करिकुलर एक्टिविटी में हम ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा है whom of the following has not propounded the learning theory। यहाँ पे नॉट बहुत ज़्यादा लिखकर आ जाता है और आपको बहुत ध्यान नहीं रहता, तो इस नोट पे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही नोट पे आपको एक सर्किल मारना है। उसके बाद आपको देखना है किसकी बात की गई है, लर्निंग थ्योरीज की बात की गई है, किसमें से किसकी लर्निंग थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, इनकी भी लर्निंग थ्योरी है, स्किनर की भी है, कोहलर की भी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो हमारे बचते हैं ब्लूम, और यही हमारा राइट ऑप्शन है BS ब्लूम। ठीक है, अब जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो हाथ के हाथ थोड़ी सी थ्योरीज भी पढ़ते चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे थॉर्नडाइक की। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की। तो टी से थॉर्नडाइक होता है और टी से ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी होती है। आप लोग याद रखिएगा, टी से थॉर्नडाइक है और टी से ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। ये किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, और इनमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन्होंने किस एनिमल पे दी थी, तो इन्होंने दी थी कैट पर। ठीक है, याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने कैट पर दिया है और इनकी थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। अब सेकंड की बात करेंगे स्किनर की। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, OC यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है और इनका एनिमल है रैट। ठीक है, स्किनर रैट, ये याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और इन्होंने किस पे दिया था, रैट पर दिया था। ठीक है, इनकी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि SR थ्योरी, और इनकी है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी इनकी जस्ट अपोजिट हो जाती है, रिस्पॉन्स से स्टिमुलस इनको मिल रहा है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, और ये मेनली आपकी अगर देखा जाए तो बेस्ड होती है रीइंफोर्समेंट पर। ठीक है, कैसे रीइंफोर्स किया जा रहा है इस पे ये बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कही जाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कही जाती है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस भी कहा जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कही जाती है, जो कि इन्होंने किसमें किया था, रैट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब क्या है, लर्निंग थ्योरीज हैं जो कि थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर और भी साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड यानी कि कोहलर। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इंसाइट। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंसाइट इन्होंने दी थी, और जो कि किस पे दी गई थी, सुल्तान नाम का एक मंकी था यानी कि बंदर था, उस पर दी गई थी। ठीक है, इसको बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग के प्रीवियस पेपर स्टार्ट हुए हैं, ये आगे आते रहेंगे, तो सब में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको ले लेके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। थॉर्नडाइक ने क्या दी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फिर स्किनर की बात करें तो इन्होंने क्या दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कोहलर ने दी कौन सी, थ्योरी ऑफ इंसाइट। थॉर्नडाइक की थ्योरी बेस्ड थी कैट पर और स्किनर की रैट पर और इनकी मंकी पे। ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा था और इसमें रिस्पॉन्स से स्टिमुलस क्रिएट हो रहा था। इसे थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जहाँ तक बात रही जो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि इसमें से लर्निंग थ्योरी किसकी नहीं थी, BS ब्लूम की, तो यहाँ पे BS ब्लूम की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। इन्होंने 3 डोमेन्स पे बात की थी BS ब्लूम ने। एक तो आपका हो जाता है कॉग्निटिव यानी कि C, और एक हो जाता है आपका अफेक्टिव A, और एक हो जाता है साइकोमोटर। ठीक है, यानी कि इन्होंने 3 चीज़ों पे ध्यान दी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब है ब्रेन से। ठीक है, इसमें थिंकिंग, सोच वगैरह आ जाती है, और ये हमारी रिलेटेड होती है सिर से यानी कि हेड से। हेड में ही दिमाग होता है और हम उसी से सोचते हैं, तो ये सब ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आ जाती है, मस्तिष्क से जुड़ा हुई चीज़ें। फिर बात आती है अफेक्टिव। A फॉर अफेक्टिव है, AFFACTIV, ये इफेक्टिव नहीं है। अफेक्टिव में आ जाता है हमारी फीलिंग्स जो हमारे हार्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड है हेड से, ये हार्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं अफेक्टिव, फीलिंग्स, इमोशनल, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब P की बात करेंगे तो साइकोमोटर, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो भी हम शारीरिक गतिविधियाँ कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली किससे होती है, इसीलिए इसे ट्रिपल H थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये हेड से हो रही है या हार्ट से हो रही है, और जो साइकोमोटर है वो हैंड से हो रही है। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। BS ब्लूम ने क्या दी थी, कैप दिया था, जिसमें पहला कॉग्निटिव है। ठीक है, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर। ठीक है, तो हमें मिल गए कि जो BS ब्लूम थे उन्होंने क्या दिया था, ये हमें 3 डोमेन पे इन्होंने काम किया था, और भी इसकी डिटेल है, और लेकिन ये क्या नहीं है, लर्निंग थ्योरी नहीं है।
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन, ठीक है, यानी कि रुकावट की बात की जा रही है, उसका क्या मतलब है, तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। देखिए स्टैग्नेशन वही कंडीशन होती है, यानी कि अवरोधन, जब कोई चीज़ एक जगह पे रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब बच्चा एक ही क्लास में काफ़ी टाइम, 1 साल के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन कहते हैं या अवरोधन कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन क्या है, रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, बाकी यहाँ से ये जो ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट मिल जाता है। अब बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि निम्न में से जो ये यहाँ पे स्किल्स दी गई हैं उसमें से कौन सी स्किल से, कौन से कौशल से हमें पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये आता है बच्चों को। तो इससे कौन सी कौशल लिया जाएगा। तो पहला है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन से हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि पहले की बच्चे की नॉलेज क्या थी। अब सेकेंड है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो ये ऑप्शन रख लेते हैं अभी। फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, तो ये भी यहाँ से हटा देंगे, और स्किल ऑफ क्लोजर ये भी यहाँ से हटा देंगे। जब भी प्रीवियस नॉलेज के टेस्ट करने की बात आएगी तो हमेशा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी क्लास में टीचर आता है तो वो पहले कुछ जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है उससे रिलेटेड, या पीछे उसने जो एक दिन पहले क्लास में पढ़ाया होता है तो उससे ही वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर हमें इसको चेक करना है तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ही यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि प्रस्तावना कौशल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द रीइंफोर्समेंट। अभी हमने बात की थी रीइंफोर्समेंट की, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें बात की थी रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसे भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं। एक बार पीछे यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हमने पढ़ाया था थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो हमने आपको बताया था कि स्किनर ने रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की जो थ्योरी थी या सिद्धांत था वो उन्होंने दिया था, यानी कि हमें यहाँ पे ही पता चल जाता है कि स्किनर ने दिया था। ठीक है, और स्किनर के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि स्किनर की थ्योरी का नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो हमें यहीं पे ये आंसर मिल जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, तो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे अपना ये मिल जाता है। अब ये उन्होंने कहा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, तो ये कौन सी थ्योरी है, ये हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो कि किस पे की गई थी, कैट पे की गई थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने बताई थी, जो कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस पे बेस करती है। ठीक है, और इन्होंने किस पे की थी, रैट पे की थी। ठीक है, और बाकी जो है थ्योरी ऑफ इंसाइट कोहलर ने दी थी, और जो आपकी क्लासिंग कंडीशनिंग थ्योरी आपके पावलव ने दी थी, ये डॉग पर की गई थी। ठीक है, इस तरह से सारे ऑप्शन हट के फर्स्ट ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। ये थ्योरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग आज से पढ़ेंगे, इस प्रीवियस को पेपर को देखेंगे तो अलग से टिक कर लिएगा लर्निंग थ्योरी, जिसमें आपको थॉर्नडाइक और स्किनर, कोहलर और आपका पावलव, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में बीएस ब्लूम। ठीक है, इनकी टेक्सोनॉमी के पूरे जो आपको बताया गया कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और इनके जो भी आगे डोमेन्स के लेवल्स हैं वो सब आपको पढ़ना है। ये अलग टॉपिक आप लोग नोट करते जाइए और उनको पढ़ते जाइए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना ऑप्शन मिल चुका है, बाकी हमें यहाँ से रखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट, सबसे पहले नॉट को टिक करते हैं, नॉट पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि इसमें से कौन सा अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो ब्रूनर्स थे उन्होंने 3 आपके यहाँ पे स्टेजेस के बारे में बताया था, जिसमें आपकी थी इनएक्टिव, दूसरी थी आइकॉनिक और तीसरी थी सिंबॉलिक। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें तो क्रियात्मक, आंतप्रज्ञ और प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये अवस्था थी, ये अवस्था थी और ये अवस्था थी संकेतात्मक, यानी कि जो नहीं थी वो कौन सी थी, वो थर्ड थी। इंट्यूटिव स्टेज या आंतप्रज्ञ अवस्था के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, और यही पूछा गया है कि किसकी उन्होंने बात नहीं की, तो हमें अपना राइट ऑप्शन मिल जाता है थर्ड। ठीक है, अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन 8 की, जिसमें पूछा गया है कि मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उनको प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसमें अगर हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि मॉरिसन के जो बौद्ध स्तर थे उसमें 5 पदों का वर्णन करना है कि हमें किस ऑर्डर में इसको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो होता है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। फर्स्ट आपका ये आएगा एक्सप्लोरेशन, फिर आपका सेकंड आ जाएगा प्रेजेंटेशन, यानी कि सेकंड अभी हिंदी में भी बात करेंगे। फिर आपका थर्ड आ जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर आपका थर्ड के बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद लास्ट में आ जाता है रेसिटेशन, ठीक है। तो हमें अपना अब इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट यानी कि सेकंड कहाँ पे मिल रहा है। सेकंड ये मिला, उसके बाद भी है फर्स्ट है ये मिला, फिर थर्ड हमारा फोर्थ हुआ ये मिला, और इस तरह से हमें यह ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सेकंड एक्सप्लोरेशन, फिर हमें मिलता है फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फिर हमें मिलता है एसिमिलेशन फोर्थ, फिर हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में मिलता है रिसाइटेशन, ठीक है। तो अब हिंदी में भी बात कर लेते हैं, हमें ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या होगी, खोज होगी, खोज के बाद होगा प्रस्तुतिकरण, फिर हो जाएगा आत्मीकरण, फिर हो जाएगा संगठन, ठीक है, और फिर हो जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इस तरह से हमें ये ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। अब आगे बात करेंगे 9th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। देखिए अभी हमने संज्ञात्मक या कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमने शुरू में ही देखा था कि जो बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उन्होंने 3 चीज़ों पे बात की थी, ठीक है। उन्होंने 3 कौन सी चीज़ों पे बात की थी, उन्होंने कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर यानी कि कैप पे बात की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो कि किससे जुड़ा था, कॉग्निटिव जुड़ा था हेड से, सर से, ये हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ था, और जो साइकोमोटर था वो हमारे हैंड से जुड़ी चीज़ें थी। उन्होंने और भी फर्दर उसको डिटेल किया था, तो अब यहाँ पे उसी की बात की गई कि उसमें से क्या नहीं है रिलेटेड, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या चीज़ें नहीं हैं। तो पहले तो हम बात कर लें कि एक्चुअल में कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है। तो देखिए इसमें जो चलता है आपका ऐसे ही चलता है, इसमें नीचे से हम स्टेप शुरू करेंगे और ऊपर तक चलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी नॉलेज की, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बात की नॉलेज की, फिर उन्होंने बात की कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन के बाद उन्होंने बात की थी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस आ जाती है, ठीक है। एनालिसिस के बाद आ जाती है सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद आ जाती है इवैल्यूएशन ई, ठीक है। अभी हिंदी में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज़ की सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसकी नॉलेज चाहिए, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या है। उसके बाद उसको हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे कि वो क्या बताना चाह रही है, उससे क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। फिर उसे हम अप्लाई करके कहीं पे देखेंगे कि क्या वो, अगर ये नॉलेज है उसको हमने कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया तो वो क्या कहीं अप्लाई हो रही है, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एप्लीकेशन के बाद फिर हम उसको एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखना, ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको चेक करके देखना कि ये सही है कि नहीं है। और उसके बाद उसको हम फिर एक सिंथेसिस का मतलब कंबाइन कर लेना, उन चीज़ों को एक कंबाइन करके और फिर उसे इवैल्यूएट कर लेना कि कैसे, क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए नॉलेज हमें मिल रहा है, जो कि हमारा पहले ही था स्टेप। तो ये नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, इसलिए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एप्लीकेशन की भी बात अभी हमने की थी और अंडरस्टैंडिंग की भी बात हमने कई की थी, लेकिन वैल्यूइंग की बात हमने नहीं की, इन कॉग्निटिव डोमेन में नहीं आता है ये, बीएस ब्लूम ने इसकी बात नहीं की। तो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो हमें राइट ऑप्शन मिलता है थर्ड, जिसकी बात संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं की गई, ठीक है। तो बात की गई है ज्ञान की, अनुप्रयोग की और बोध की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना राइट, यहाँ से बीएस ब्लूम से आप देख रहे हैं कि हमें चीज़ों को पूछा जा रहा है, टैक्सोनॉमी बीएस ब्लूम की अच्छे से आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कर्व ऑफ द लर्निंग, यानी कि आपको लर्निंग कर्व दिए गए हैं, ठीक है, कि कितने टाइप के आपके कर्व होते हैं। तो आपके होते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यानी कि ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन टाइप भी, यानी कि मिश्रित भी होता है, लेकिन आपका कभी भी लॉन्गिट्यूडनल कर्व नहीं होता। अब बात करेंगे जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है, उसका वक्र नहीं है, उत्तल होता है या उन्नोत्तर होता है, मिश्रित भी होता है, नतोदर भी होता है, लेकिन कभी भी वो लंबवत नहीं होता। इसलिए हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है लंबवत का, ठीक है। राइट ऑप्शन 10 का 4 है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 11, जिसमें कि आपको जो भी जो उनके होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और उसमें हमें बताना होता है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है
कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है वो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, तो ये आप किसने कहा है? तो वो क्रो एंड क्रो ने नहीं कहा है ये, न वुडवर्थ ने कहा है और न स्किनर ने। गिलफोर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, ये गिलफोर्ड ने कहा था। तो 11 का ये 2 हमें डायरेक्ट मिल जाता है। कुछ बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप लोग को ध्यान में रखना है और साइंटिस्ट का ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्रूनर की, तो ब्रूनर रिलेटेड है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट से रिलेटेड है। फिर ऑसवेल की अगर बात करें तो ऑसवेल रिलेटेड है एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल से। ठीक है, फिर ग्लेजर की बात करें तो बेसिक जो टीचिंग मॉडल है वो ग्लेजर ने दिया था, और गॉर्डन की बात करें तो गॉर्डन ने आपका दिया था सिनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये मैच करता है, यानी कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट है और डी का सेकेंड। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे भी देख लेते हैं ब्रूनर ने किसको दिया था। ब्रूनर ने फोर्थ की बात की थी आपकी, यानी कि सम प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान की बात की थी। ठीक है, ऑसवेल ने बात की थी अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की। फिर ग्लेजर की बात करें तो उन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की बात की थी, और गॉर्डन की बात करें तो उन्होंने सिनेप्टिक जो शिक्षण प्रतिमान है इसकी बात की थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन मिल जाता है अपना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये रिलेटेड आप इसको बहुत अच्छे से, इसमें 3-4 चीज़ें पूछ ली जाती है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन 13 की, जिसमें पूछा गया द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपका खासकर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आपको क्या करना है, जो इसके सारे स्टेप्स हैं वो आपको याद कर लेना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। तो इसका कभी भी फिर आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आप उसको ईजिली बता सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो लिया जाता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या इनकी हायरार्की है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें बच्चे की परेशानी को जानना, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे। फिर उसको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब इसको हम, ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो उससे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। यानी कि सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है एनालाइज करना। ठीक है, फिर आ जाता है फॉर्मुलेशन, यानी कि उसको फॉर्मुलेट करना, उसको हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर जो हमने हाइपोथेसिस निकाली है, फॉर्मुलेशन उसका किया है, उसके बाद उसको टेस्ट करना है कि क्या अब ये हमने जो किया है ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही है कि नहीं। और उसके बाद फिर अपने जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको वेरीफाई करना, यानी कि अपने रिजल्ट को चेक करना कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर एनालिसिस होती है, एनालाइज करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और फिर उसको वेरीफाई करके हम अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी आपके हो जाएगी। सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसकी परिकल्पना करते हैं। ठीक है, परिकल्पना करने के बाद फिर परिकल्पना नहीं, पहले फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसकी परिकल्पना करते हैं। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है उसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। ठीक है, यानी कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव। यानी कि कभी भी चिल्ड्रन की जब पैसिव यानी कि बालकों की निष्क्रिय रखेगा बात आए तो वो कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक स्पेस। तो ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि इसे कहना चाह रहे हैं कि जब सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, जब बालकों का हेड का संज्ञात्मक यानी कि भावात्मक,
चालक पक्षों का विकास हो, तो बिल्कुल ये हो सकता है। फिर थर्ड देखते हैं ऑप्शन, एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स। हम बच्चे के सिर्फ पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पे अगर बल दें तब प्रभावशाली होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी बात करना है, उनका इमोशनल भी देखना है, और उनका जो कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड है, संज्ञात्मक है, वो भी चेक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, तो कभी भी ऑटोक्रेटिक यानी कि एकाधिकारवाद की बात की जाए या निष्क्रिय रखा जाएगा, ऐसी बात की जाए तो उसे सबसे पहले हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है सेकंड, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, यानी कि बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, इन तीनों डोमेन्स की किसने बात की थी? बीएस ब्लूम ने इसकी बात की थी, जिसे हमने कैप से याद किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये हेड पे काम करता है, ये हमारे हार्ट पर, और साइकोमोटर हैंड। ठीक है, ये बात करते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 15, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि स्मृति के स्तर की बात की जा रही है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर जो होते हैं दो, यानी कि मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो शिक्षण के प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है प्लानिंग, फिर है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन एंड जर्नलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो प्रोमिनेंट आपका यहाँ पर होगा जर्नलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सामान्यीकरण। ठीक है, मेमोरी और आपके मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका स्टेप है वो आपका है सामान्यीकरण, चीज़ों को हमें जर्नलाइज करना। ठीक है, प्लानिंग भी नहीं होगा, प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, एक्सप्लोरेशन भी नहीं होगा, जर्नलाइजेशन, उसको जर्नलाइज करके देखना कि वो सही है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारी मेमोरी में है कि नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन 16 की, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट, यानी कि मानव का जो विकास होता है वो शुरू होता है, यानी कि प्रारंभ होता है स्टेज ऑफ इन्फेंसी से, प्री चाइल्डहुड स्टेज से, प्री नेटल स्टेज से या पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से। तो हमें पता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो जो वोम होता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कहते हैं कब्र तक होता है। ठीक है, वोम टू टूम। तो यहाँ पे जो हमारी आएगी वो आएगी प्री नेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था से। ठीक है, मानव का विकास कहाँ से हो रहा है? गर्भावस्था से हो रहा है, और ये स्टेप्स जो है, ये और ऑप्शन जो है वो आगे के स्टेप्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, जिसमें एक डेफिनेशन दी गई है, द कंडीशंस ऑफ एक बुक दी गई है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किसकी थी? ठीक है, इज रिटन पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या गैने। तो ये जो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक है वो आपकी गैने की है। ठीक है, ये आपको इस तरह की जो बुक्स होंगी वो आप लोगों को क्या करना होगा? याद करना होगा कि ये बुक किसकी है। तो ये है ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, RM गैने, और यहाँ पे भी RM गैने। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये बहुत बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखें। ये किसका है? स्टेनले हॉल का है। अब हिंदी में बात कर लें, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोधी की अवस्था है। ये किसने कहा था? स्टेनले हॉल की बात ने की थी इसकी बात। अब एक्चुअल में एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो वाकई में बहुत ही मुश्किल पीरियड होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो एक तरह से एक बचपन से बड़ा हो रहा होता है, तो उसके बॉडी में इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं, उसके पास इतने सवाल होते हैं, उसके उस टाइम पे ना वो बच्चे की स्टेज में होता है ना वो बड़ों के स्टेज में होता है। बड़े कहते हैं बच्चे हो और बच्चे कहते हैं तुम बड़े हो, तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं किस कंडीशन में हूँ, और उस टाइम पे मेंटल ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। अगर इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको घर वाले उनको अप्रिशिएट करें, तो उनमें बहुत अच्छा चेंज आता है। और अगर उसी टाइम पे बड़े ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही इस टाइम पे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, स्टॉर्म होता है और स्ट्राइफ होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था होती है। तो एडोलेसेंस जो किशोर अवस्था होती है, ये किसने इसकी बात की? स्टेनले हॉल ने इसकी बात की। ये डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये आपके टीचिंग मेथड से क्वेश्चन है। तो NCERT के अकॉर्डिंग ये 36 मिनट है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। अब क्वेश्चन 20 की बात की गई, जिसमें है कि जो प्लेटूज हैं, यहाँ पे फिर आपकी एक डेफिनेशन आ जाती है।
Plateaus of learning are characteristics feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Who said this? ठीक है, ये आपके गेट्स एंड अदर्स दी थी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. हिंदी में देख लेते हैं. सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती. मतलब ये बात करें जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें जो प्लेटू आते हैं तो वो उसकी उन्होंने इसके ऊपर इसको डेफिनेशन दी है. तो ये किसने दी थी? गेट्स ने दी थी. इसको याद रखिएगा, गेट्स एंड अदर्स. थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है. अब आपका क्वेश्चन 21 है. इस तरह के अब क्वेश्चंस जो हैं आपके जैसे दिख रहा है कि इसमें से बहुत चीज़ें निकल के आ जाती हैं, तो इस तरह के आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. जैसे अब एनुअल इंटेलिजेंस की बात करें तो एनुअल इंटेलिजेंस आपकी आ जाएगी थ्रोनडाइक से. ठीक है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट या स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करें तो रीइंफोर्समेंट आपका स्किनर से रिलेटेड हो जाता है. लॉ ऑफ प्रैग्नास की बात करें तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे गेस्टाल्ट है ना, फर्स्ट से. एडेप्टेशन की बात करें तो ये हो जाएगा प्याजे. अब यहाँ पे भी आपका ऐसे ही हो जाएगा हिंदी में भी. तो अगर हम इसका ये देखें ए का थर्ड स्केड्यूल रिलेटेड टू फोर्थ ये हो गया. सी का 1 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है. ठीक है, इसमें भी और इसमें भी. तो अब हमने पहले बताया था कि थ्रोनडाइक स्किनर ये सारी लर्निंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ पियाजे वाइगॉस्की ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग और मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गई. ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर लें. अब बात करते हैं क्वेश्चन 22. ये डेवलपमेंट से डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलपमेंट बच्चे का जैसे वो माँ के गर्भ में होता है और वहाँ से जो उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो मरने तक रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, धीरे धीरे विकास होता रहता है. तो यहाँ पे ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, इंटीग्रेशन पे, इंटरैक्शन पे या इंटर रिलेशनशिप. हिंदी में बात करें विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है. ये किस पर डिपेंड करेगी? निरंतरता के सिद्धांत पे, एकीकरण, अंतःक्रिया या अंतर. इसमें ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है, लगातार होता चला जा रहा है और कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है. तो ये आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत. ठीक है, तो आप लोग सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें. प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं. यहाँ पे बात है संविधान संशोधन की बात की जा रही है. संविधान संशोधन के से शिक्षा एक मौलिक अधिकार है. ठीक है, ये किस संशोधन में बनी थी? आपका आरटीए एक्ट था. 86 आपका अमेंडमेंट किया गया था. तो ये आपका हो जाएगा 86. इस पर भी एक क्वेश्चन आता है आरटीए एक्ट पे. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए. ये एजुकेशन से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उन पर आपका क्वेश्चन बनता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन 24 जिसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात की गई है. मोटिवेशन थ्योरी कहलाती है ये. तो मोटिवेशन टॉपिक भी नोट करें और इसको ज़रूर पढ़ें. इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स, अब्राहम मास्लो और सिम्पसन एंड मैकडूगल. तो ये आपका हो जाएंगे मैकडूगल, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर. ठीक है, इन्होंने इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी जिसमें नीड की बात की जाती है, ड्राइव की बात की जाती है, हमें कब ज़रूरत है, किस पे हमें मोटिवेट किया जाए. ठीक है, तो उस पर बात की जाती है. क्वेश्चन 25. Which of the following stage of development is called a unique stage of emotional development by Cole and Bruce. ठीक है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे पूछा विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है. तो एडोलेसेंस को कहा है, चाइल्डहुड को कहा है, अडल्टहुड को कहा है या इन्फेंसी को कहा है. ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है चाइल्डहुड को. ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है बाल्यावस्था. बाल्यावस्था इसका राइट ऑप्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 जिसमें पूछा हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. देखिए भी बात की थी कि आप लोग इंटेलिजेंस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपकी जो इंटेलिजेंस हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है गार्डनर, फिर हमें मिलता है आपका सेकेंड गोलमैन, फिर है स्पीयरमैन, जॉन मेयर. तो ये आपके किसने दी थी? गार्डनर ने आपको ये दिया था. ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? गार्डनर ने. गार्डनर यहाँ पे टिक करते हैं. ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी 1986 में जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड. और उसके साथ साथ इन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया जिसमें आपकी आ जाती है नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो नेचुरल जो भी है प्रकृति है उसमें उसकी जो इंटेलिजेंस होती है. लिंग्विस्टिक यानी कि बोलने से रिलेटेड, हम कितना अच्छा बोल पाते हैं, कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितने अच्छे ओरेटर हैं. ठीक है, इंटरपर्सनल यानी कि हम खुद को कितना समझ पाते हैं. इंट्रापर्सनल यानी कि हम एक दूसरे को कितना समझ पाते हैं. लॉजिकल यानी कि कितनी अच्छी लॉजिक है मैथ्स में, किसी भी चीज़ में. स्पेशियल
म्यूजिकल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 8 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। जैसे जैसे आप लोग के क्वेश्चंस होते जाएंगे उसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। क्वेश्चन 27 की बात करें, डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन। ठीक है, तो ये किस तरह की कठिनाई होती है, स्पीकिंग, रीडिंग, एक्सप्रेसिंग एंड स्टैंडिंग। तो जब भी डिसलेक्सिया की बात आ जाए तो आप लोग समझ लेंगे कि ये रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना थर्ड ऑप्शन मिल जाता है कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या तो स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इस पर हमारी मूवी भी थी तारे ज़मीन पे। तो इसके अलावा भी जो डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपके डिसऑर्डर जो पूछे जाते हैं 3 तरह के हैं और मोस्टली। एक तो आपका हो जाता है डिसलेक्सिया, और दूसरा हो जाता है आपका डिसग्राफिया, और तीसरा हो जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे डिसग्राफिया यानी कि डीजी की। इसको यहाँ पे नोट कर लें पहले। डीजी, इसमें क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसमें रीडिंग में और स्पेलिंग में होती है। इसमें जब भी बच्चा कुछ लिखेगा तो उसे प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर्ली नहीं लिख पाता। ठीक है, यानी कि राइटिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी होती है। फिर बात करें डिसकैलकुलिया, यानी कि जैसा कि नाम है कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, वो रिलेटेड टू मैथ्स हो सकता है या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ ली यहाँ पे लर्निंग डिसऑर्डर्स। कौन से, डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग पढ़ना यानी कि और वर्तनी में प्रॉब्लम होगी, फिर डिसग्राफिया जिसमें लिखने में प्रॉब्लम होगी, और डिसकैलकुलिया जिसमें मैथ से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव की जब भी बात है, जब समझ लीजिएगा सबको मिला के बात की जा रही है, और उसमें हमें नहीं बताना है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में या उसमें नहीं आता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में नहीं आता है। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका बतानी है। शिक्षक को सीखने में अक्षम और अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों पर। तो ये सारे आपके पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन, बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, ये इंक्लूसिव क्लासरूम में आएगा आपका। मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। भाई कोई बच्चा है उसकी आई साइट में प्रॉब्लम है तो उसे हमें आगे बैठाना है। ठीक है, या वो हाइट में कम है तो उसे हमें आगे बैठाना है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द चाइल्ड। तो कभी भी ये बात नहीं होगा कि कोई भी एबल्ड बच्चा है और आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीचर लर्निंग। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बात होती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, यानी कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं हो सकती, तो वो है सेकंड, यानी कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये राइट ऑप्शन है यहाँ पर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन 29, इन क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए शुड नॉट बी अलाउड, कह देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन मत पूछो। शुड बी इनकरेज करना चाहिए। फिर शुड बी डिस्करेज करना चाहिए, ये शुड बी स्टॉप। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक ही पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है कि उसको इनकरेज करना चाहिए, यानी कि प्रेरित करना चाहिए बच्चों को कि वो क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि टीचर ने जो पढ़ाया है वो सुन रहे हैं और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं यानी कि फिर आप उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं एज ए टीचर। तो यहाँ पे ये जो बाकी स्टेटमेंट है, डिस्करेज करना, बच्चे को स्टॉप, रोक देना, तुम्हें नहीं पता, तुम गलत क्वेश्चन कर रहे हो, या अनुमति नहीं देना, तो ये सारे आपके ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ टीचिंग में ऐसा नहीं होता। तो 29 का राइट ऑप्शन है सेकेंड। 30 के क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, मेनली अगर देखा जाए तो वैसे तो ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए इसमें से क्या है, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मॉरल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे का अगर फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मॉरल क्या होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल। सबसे पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तब उसका सोशल, मॉरल और इमोशनल भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शारीरिक विकास। ठीक है, देखिए आपके ये 30 क्वेश्चन आते हैं आपके चाइल्ड टीचिंग और मेथड्स में, तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, या आपको अगर ये समझ में आए बहुत अच्छे से तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग अगर कहेंगे तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको चाहिए वो भी, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो
बना देंगे। इसके साथ साथ ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि साइंस के 2019 से 2011 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मास्टर वीडियो के फॉर्म में आपके मिल जाएंगे यूपी टेट के प्रीवियस पेपर के लिए। तो ये एक साथ अब हम हमारे चैनल से देख सकते हैं। ईवीएस के सारे ऐसे ही कंपाइल करके दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स के लिए प्राइमरी और जूनियर दोनों का आपके जो पूरे 2019 से 11 या 11 से 19 चलता है वो पूरा इकट्ठा करके मास्टर वीडियो बना दिए गए हैं। आप लोग एक एक भी देख सकते हैं, वो भी मिलेगा और आपको सेपरेट भी मिलेगा। जब ये अभी यूपी एडिट आपका जो अभी एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को हुआ है, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने पहले प्रीवियस पेपर यूपी टेट ही के करवाए थे, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस उधर करवा दिया गया था। और इस पेपर में क्योंकि पेडागोजी नहीं आ रही थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसको नहीं करवाया गया था, जो कि अब करवाया जा रहा है और आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।